दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। पॉलीफेज जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है अर्थात बहुकला विद्युत प्रणाली। बहुकला नाम क्या है इसका? बहुकला। इस नाम से कुछ पता नहीं चल रहा आपको? चल रहा ना? नहीं चल रहा क्या? चल रहा, नेचुरली बात है। बहुकला का मतलब होता है यहाँ दो या दो से अधिक फेज, दो या दो से अधिक फेज क्या कहलाती है? बहुकला प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ इसकी परिभाषा इसी से बनती है। देखिएगा, बहुकला की अगर बात करते हैं, सिंगल फेज को आप अच्छी तरह से जानते हो कि अपने घरों में जो यूज करते हैं वो कौन सी होती है? सिंगल फेज। और उच्च क्षमता की, उच्च दक्षता की, अधिक पावर की जो मोटरें प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात जैसे कि कारखानों में ले लीजिएगा या जहाँ पर भी ज़्यादा पावर की सप्लाई चाहिए तो उसके लिए अपन 3 फेज सप्लाई का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में सही ढंग से बात करें तो अपने प्रोडक्शन में जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ अपन 3 फेज सप्लाई का ही उत्पादन करते हैं। जैसे पावर जहाँ पर जनरेट की जाती है पावर प्लांटों पर, वहाँ 3 फेज सप्लाई का उत्पादन होता है। इसकी वजह ये है कि 3 फेज सप्लाई को ट्रांसमिशन करने में, दूर तक प्रेषित करने में सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है? जो उसके लिए तार है ना वो पतले प्रयोग में लाए जाते हैं। पारेषण लाइनों के तार देखे होंगे, एल्यूमिनियम या तांबे की जो भी, तो वो पतले होते हैं। जबकि अगर यही बात अपन करते हैं सिंगल फेज के लिए तो उसमें मोटे तारों की, इसलिए इसमें जो खपत होगी किसकी बचत भी तो होगी ना सिंगल फेज की 3 फेज, और अधिक पावर के लिए भी। कारण एक और बात बताऊं कि 3 फेज सप्लाई से अपन सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है, वहां से जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, कहाँ जी, कहाँ पर लगाते हैं? याद है, जहां पर उत्पादन करते हैं स्टेप डाउन। उसके बाद में जो है जीएसएस पे आता है, ग्रिड सब स्टेशन पे, तो वहां अप, सॉरी, सबसे पहले जो है ना वहां जहां उत्पादन होता है वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। जहां उत्पादन होता है केवल एक ही जगह स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या 11 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे आगे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टेप अप कहाँ? उत्पादन केंद्रों पर। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्पादन केंद्रों के अलावा तो फिर क्या होगा? तो किस तरह से होगा ये चीज भी आपको और हमें समझना पड़ेगा ना। उत्पादन केंद्रों के अलावा अगर बात करें तो जीएसएफ से, ग्रिड सब स्टेशन से लेकर के अपन चलते आते हैं तो स्टेप डाउन अपने घरों के आसपास में ला करके रख देते हैं और घरों में 220 से 240 वोल्टेज की सप्लाई अपन को प्राप्त हो जाती है। ये चीज मैटर करती है बहुत। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आज, पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है इसके बारे में। 2 या 2 से अधिक फेजों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो पॉलीफेज प्रणाली कहलाती है। तो लिखिए, इस प्रणाली में 2 या 2 से अधिक फेजों का अध्ययन किया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक फेजों वाली प्रणाली क्या कहलाती है? पॉलीफेज कहलाती है। अर्थात 2 या 2 से अधिक फेज पॉलीफेज कहलाता है। पॉलीफेज कहलाता है। सरल लैंग्वेज क्लियर कर दिया मैंने, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां तक की क्लियर कंडीशन आप समझ चुके हो। इससे भी स्पष्ट हो गया कि इस प्रणाली में 2 या 2 से अधिक फेजों का अध्ययन किया जाता है और 2 या 2 से अधिक फेज क्या कहलाते हैं? पॉलीफेज कहलाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे तो क्या आता है, फेज में आपके देखिएगा सिंगल फेज भी हो सकता है अगर बात करते हैं, लेकिन सिंगल फेज को अपन यहाँ पॉलीफेज में रखते हैं, कारण क्योंकि देखिए सिंगल फेज एकल फेज होता है, सिंगल फेज एकल कला। आप जानते हो केवल इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल होता है, इसमें केवल एक फेज व एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, एक फेज और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस चीज को भी क्लियर करना है आपको यहाँ पर, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। इसका यूज अगर जनरली करते हैं सिंगल फेज का यूज, तो सिंगल फेज का यूज अपन जो करते हैं, सिंगल फेज का उपयोग, सिंगल फेज का उपयोग जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, घरों में। ठीक है, घरों में जो करते हैं तो सर्वाधिक जो यूज आता है, सर्वाधिक उपयोगी जो है वो क्या है, सिंगल फेज ही है। सर्वाधिक जो उपयोगी है वो क्या है, सिंगल फेज ही है। तो घरों में जो यूज आता है ज्यादातर, अधिक पावर के लिए चाहिए तो क्या करेंगे अपन, थ्री फेज का लेंगे। अधिक क्षमता के लिए तो लिखें अधिक क्षमता हेतु, अर्थात मोटरों में, अर्थात उच्च क्षमता की मोटरों में, उच्च क्षमता की मोटरों में, उच्च क्षमता की मोटरों में, अर्थात यहां पर देखना अधिक, अर्थात उच्च क्षमता की मोटरों में, किसमें, उच्च क्षमता की मोटरों में किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर देख सकते हो अधिक है तो अर्थात उच्च क्षमता की मोटरों में थ्री फेज सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर हो गया, इस पे भी कोई डाउट नहीं। चलिए मैं आगे बात करना चाहता हूं, तो अधिक क्षमता के लिए अगर बात कर रहे हैं तो अधिक क्षमता है तो उच्च क्षमता की मोटरों में यहां थ्री फेज सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज सप्लाई पुनः ले ली, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। इसमें भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है। अब क्या होता है कि जो थ्री फेज सप्लाई है वो, तो थ्री फेज सप्लाई में तीन फेज व एक, तीन फेज व एक थ्री फेज सप्लाई में देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो थ्री फेज में जो कंडीशन होती है वो क्या होगी, थ्री फेज में जो होगी वो होगी तीन तो फेज, क्या होगा, तीन फेज, और एक जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तीन फेज और एक न्यूट्रल। मतलब यहाँ थ्री फेज है तो तीन तो फेज आ गया, तो यहाँ त्रिकला तीन फेज में अपन ले सकते हैं, जैसे आर वाई बी। और यह चीज मोटर के लिए लागू होती है। अगर यहाँ मोटर के लिए बात करते हैं तो यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है, थोड़ा सा फर्क है यहाँ ये अल्टरनेटर में। तो न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है, उदासीन होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ जो है आपके मोटरों में प्रयोग लेते हैं, यहाँ जो अल्टरनेटर प्रयोग करते हैं थ्री फेज में, ये चीज होती है। अब अपन पढ़ के आ रहे दो या दो से अधिक फेज, दो या दो से अधिक फेज। तो ये आपको पता होगा कि सिंगल फेज की मोटर, सिंगल फेज की मोटर, फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट, स्वचालित नहीं होती है, नहीं होती। जबकि थ्री फेज की मोटर जो होती है ना, थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। क्यों होती है?
स्वचालित क्यों होती है? स्वचालित होने का क्या उद्देश्य है? तो कारण भी तो होना चाहिए। कारण होती तो है, मान लिया मैंने बात को, लेकिन क्यों? तो यहाँ पर कारण भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्योंकि थ्री फेज सप्लाई में, सप्लाई को बोलते हैं आपूर्ति, अगर वर्ड ऐसा आता तो कंफ्यूज मत होना। थ्री फेज आपूर्ति में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो घूर्णी चुंबकीय पुंज उत्पन्न होता है, जबकि सिंगल फेज में नहीं, अब घूर्णी जब चुंबकीय यहाँ पर होगा तो इसका मतलब इसको आराम से अपन क्या कर सकते हैं, घूर्णी चुंबकीय पुंज अगर यहाँ उत्पन्न होगा तो इस केसेस में आप समझ सकते हो कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, इसी के कारण यहाँ जो इससे चलने वाली मोटर है आराम से क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, स्वचालित हो जाती है। तो ये बिंदुओं पर आपको चर्चा करना, समझना हम बात को। एक बार इसको जो है आप रिटर्न कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपन यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, विस्तार से पढ़ेंगे, लंबा चैप्टर है, थोड़ा लेंथी है, याद रखना एक एक चीज़ को उतार लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं और इसी ही क्रम में, ठीक है। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देखिएगा मैंने आपको बताया इसमें कि किस प्रकार से जो यहाँ पर बहुफेज प्रणाली है, इसमें कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, कौन सी यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसके साथ में दो या दो से अधिक फेजों के समूह के बारे में बात की मैंने, और उसी को ही बहुफेज प्रणाली बोला कि भाई दो से अधिक जो फेज होते हैं वो क्या कहलाता है, बहुफेज। अब मेरा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि ये जो मोटरों का जिक्र किया मैंने, थोड़ा सा और करना चाहता हूँ। यहाँ जो थ्री फेज मोटर होती है, थ्री फेज जो मोटर होती है उसका जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क थोड़ा अंदर की बात है ना, उसका जो टॉर्क होता है, टॉर्क मतलब होता है बल आघूर्ण। क्या होता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो होगा आप अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा, अधिक होगा। ये बात तो देखिए, टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन एक बात इसके साथ साथ वो अधिक भी होगा, परंतु वो होगा स्मूथ। क्या होगा? स्मूथ। अधिक हुआ स्मूथ होता है। स्मूथ का मतलब आप समझ सकते हो, चिकना। चिकना का मतलब यहाँ सीधा सीधा अपन कहेंगे, स्मूथ को अपन चिकना कहते हैं ऐसे लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर अगर इसके लिए स्मूथ वर्ड का मतलब होता है साफ, शुद्ध, यहाँ पर शब्द है, ठीक है। तो ये है अर्थात अधिक होता है, ठीक है, स्मूथ होता है। लैंग्वेज में अगर बात करते तो स्मूथ। अगर बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ इसको अपन अगर यूं भी कहे कि शुद्ध तो कोई हर्ज नहीं है, शुद्ध तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ सिंगल फेज मोटर के लिए। सिंगल फेज मोटर का अगर टॉर्क की अगर बात करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हो, यहाँ जो टॉर्क है इसका क्या है, जो टॉर्क है वो बल आघूर्ण जो है उसकी कंडीशन आपको यहाँ पर पता है कि क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो होगा वो किस प्रकार का होगा, पल्सेटिंग। क्या होगा? पल्सेटिंग, ठीक है। तो पल्सेटिंग का मतलब क्या होता है, स्पंदित। क्या होता है? स्पंदित होता है। और जो क्या होता है, अशुद्ध कहलाता है, एक तरह से शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध कहलाता। तो इस टाइप से जो है आप समझ सकते हो ये बल आघूर्ण है। यहाँ पर क्या मैं आपको बताऊं कि जब बहुफेज प्रणाली होती है उसमें अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना भी आसान होता है, ठीक है। बहुफेज प्रणाली में अल्टरनेटरों को समांतर क्रम में बहुफेज प्रणाली, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुफेज प्रणाली में अल्टरनेटरों को समांतर क्रम में, किसमें? समांतर क्रम। क्लियर समझना। यहाँ पर बहुफेज प्रणाली में अल्टरनेटरों को समांतर क्रम में आसानी से जोड़ा जाता है, आसानी से संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, तो किया जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। इस तरह को एक एक चीज को आपको ध्यान देना है।
तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं, तो ये क्या बात आती है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये अपने सिंक्रोनाइज वाली बात होगी। और बहुफेज में यह होता, तो बहुफेज में वो फेज प्रणाली में, या इस प्रणाली लिख सकते हो सीधा सीधा, बहुफेज प्रणाली में जो बात करते हैं, तो एक बात आपको यहाँ पर होती है कि सिंगल फेज जो होती है ना, सिंगल फेज सप्लाई, उसमें मोटा तार चाहिए, जबकि बहुफेज में पतला तार चाहिए। प्रणाली में पतला तार की आवश्यकता होती है, जिससे एल्यूमिनियम, मतलब जिससे एल्यूमिनियम या तांबे की बचत होती है, अब जब बचत होगी अर्थात कम खर्च पर पारेषण संभव है, ट्रांसमिशन संभव है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका अगर इसी में आता है, तो बहुफेज प्रणाली में देखिएगा, यहाँ दो या दो से अधिक फेज है, तो बहुफेज प्रणाली में, बहुफेज में ध्यान रखना, बहुफेज की बात करते हैं। बहुफेज में बहुफेज प्रणाली में 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 6 फेज, 9 फेज और 12 फेज तक हो सकते हैं, परंतु आपको याद होगा कि या तो यूज लेते हैं यहाँ पर सिंगल फेज, या फिर लेते हैं ड्यूल फेज। ड्यूल फेज क्या, सिंगल फेज को डबल फेज विभक्त करके उपयोग में लाया जाता है, या लेते हैं 3 फेज। ज़्यादातर जो यूज आते हैं वो अधिकतर यही आते हैं, मैक्सिमम जो यूज आते हैं वो यही आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये है बहुफेज। और बहुफेज प्रणाली में आपको ध्यान रखना है, जैसे 2 फेज हो या 3 फेज हो, 4 हो, जितने भी फेज हो, इनमें फ्रीक्वेंसी और वोल्टता समान होती है। क्या होती है, ठीक है, तो लिखिए बहुफेज में फ्रीक्वेंसी एवं वोल्टता समान होती है। ठीक है, 2 चीजें आपके यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं तो दोनों ही आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है कि भाई किस तरह से यहाँ पर 2 चीज़ आपके सामने है कि यहाँ वोल्टेज समान होगी। एक बात और बताऊँ आपको कि 3 फेज जो होती है, 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज, 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज की सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है। ये बात आप ध्यान रखना, 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज की सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, इनको आप बढ़िया से लिख लो, एक चीज क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं रहेगी। परंतु इनको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर क्लियर हो पाएगा, अन्यथा तो सारा मामला स्क्रीन छोड़ लीजिएगा। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया होगा, अपन बात कर रहे थे यहाँ पर पॉलीफेज में, यही बात बता रहा हूँ कि 3 फेज मोटर का जो टॉर्क होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हो अधिक होता है, जो इसका बलागुण होता है वो अधिक होता है, परंतु क्या होता है, स्मूथ होता है, अर्थात स्मूथ को शुद्ध कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, शुद्ध। यहाँ सिंगल फेज मोटर का टॉर्क अर्थात बलागुण जो होता है कम होता है, लो होता है, जो कि पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग का मतलब स्पंदित होता है, ठीक है, जिसे अशुद्धित कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अशुद्ध। ठीक है, बहुफेज प्रणाली में अल्टरनेटरों को समांतर क्रम में
आसानी से संयोजित किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, और जब भी करें तो इनका वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और तरंग, इस टाइप की सारी चीज़ें जो है आपको क्या रखना, समान रखना है, फेज वगैरह, फेज सीक्वेंस वगैरह। ठीक है, बहुफेज प्रणाली में पतला तार की आवश्यकता होती है ना, जिससे कि क्या होता है, एल्यूमिनियम एवं तांबे की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, अर्थात खर्च कम आता परीक्षण हेतु ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इसीलिए बहुफेज प्रणाली का प्रयोग करते हैं। बहुफेज प्रणाली जो है 2 फेज हो सकती है, 3 फेज हो सकती है, 4 फेज हो सकती है, 6 फेज हो सकती है, 9 फेज हो सकती है, 12 फेज तक हो सकती है। ज़्यादातर यूज सिंगल फेज घरों में ज़्यादातर यूज की जाती है सर्वाधिक, लेकिन यहाँ अगर बात करते थे सिंगल फेज को डबल फेज में व्यक्त करके भी प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि सिंगल फेज को डबल फेज में बदलेंगे तभी तो पंखा स्टार्ट होगा, मोटर स्टार्ट होगी। तो ये 3 फेज के लिए जो है यहाँ पर जो है जो 3 फेज मोटरें हैं वो प्रयोग में लाई जाती है, जो हैवी वर्क के लिए प्रयोग में लाई जाती है, भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, इन तीनों का ज़्यादा यूज देते हैं। आगे देखेंगे तो बहुफेज में आवर्ती और उड़ता दोनों के दोनों देखिए, फ्रीक्वेंसी और उड़ता, और यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्ध्य, ये तीनों समान होते हैं। क्या होते हैं, तीनों समान रहते हैं। 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज की सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, बात आपको ध्यान रखना। क्या 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, तो आपको बताना बिल्कुल की जा सकती है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। तो इसमें सीक्वेंसबद्ध रूप से आप उतार रहे होंगे, लिख रहे होंगे, क्लियर कर रहे होंगे सारी चीज़ें। ये पॉलीफेज है, क्या है, पॉलीफेज मतलब बहुफेज, 2 या 2 से अधिक फेज। ठीक है, जिसे बोलते हैं पॉलीफेज। क्या बोलते हैं, पॉलीफेज। अब इन चीज़ों का तो आपको क्लियरिफाई हो ही चुका है, लेकिन अगर अपन इसी में ही और आगे बात करते हैं तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना, तो एक एक चीज़ को क्लियर करो और ध्यान रखिए कि जैसे ही ये चीज़ आपको समझ आती है इनको उतारना ना भूले, बढ़िया रजिस्टर बनाना ना भूलें, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्रम में अपन बात करते हैं। यहाँ पर अगर 2 फेज है तो कैसे क्या होगा, मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर 2 फेज जो होता है उसमें क्या चीज़ होगी। यूँ लीजिएगा कि ये अल्टरनेटर ले लिया, और ये अल्टरनेटर में जो होता है वो रोटर होता है, घूमने वाला भाग, एक स्टेटर होता है। ठीक है, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इस अल्टरनेटर की जो कंडीशन है वो ये है, आप देखो सबसे पहले बात बताऊँ तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये लीजिएगा, सॉरी वाइंडिंग करेंगे, रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया था, अंतर होता है। ठीक है, ये अब यहाँ से लिया और यहाँ से फिर आगे, चलिए बात करते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ध्यान रखने की बात है, समझने की बात है, थोड़ा छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें। चलिए यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये चीज़ आपके सामने है और मैं यहाँ से आगे लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ पे आपको क्लियरिफाई होगी। अब उम्मीद है ये दोनों की दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण हो चुकी है। अब चूंकि यहाँ जो बताइए है तो ये कुछ लग रहा आपको, यहाँ पर कुछ लग रहा आपको, क्या लग रहा है देखना ध्यान से, यहाँ पर भी कुछ लग रहा है आपको, ध्यान से देखना, बात को समझना, कोशिश करना जिससे क्लियरिफाई हो सके, स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो ये है आपका। अब यहाँ से लेते हैं अपन, यहाँ से लेते हैं, ये है एन और ये है एस, एन एस। ठीक है, 2 चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब यहाँ इसके बीच में मुझे लग रहा है, यहाँ दोनों के बीच में 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। आई थिंक समझ गए आप, कुछ चीज़ समझ में आई गई। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर, 90 डिग्री का, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है इधर वेवफॉर्म में, मैं बताऊं इसको तो यूं समझिए आप, ये लीजिएगा। ठीक है, ऐसे वेव चलती है। ठीक है, इस टाइप से चलेगी ना। चलो छोटा बनाता हूँ, थोड़ा सा साफ करते हैं, क्लियर, तो और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यूँ चलो तो ऐसे लिया, वही ना, थोड़ा सा बड़ा ले लो। ठीक है, यहाँ तक चलो। ठीक है, आगे करते हैं क्लियर, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे वेवफॉर्म बना रहा हूँ,
अब आपको देखना है कि किस तरह से बनती है। ये एक वेव है ऐसी तरंग की यहाँ, और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री अंतर है। परिणाम स्वरूप यहाँ से ये चलेगी दूसरी वाली, ठीक है, वही सेम स्टेप में, और यहाँ आ जाएगी, ठीक है। कहाँ आ जाएगी? सेंटर में, ठीक है। सेंटर में आते हुए सीधा कहाँ से निकलेगी? यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ऐसी चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है। तो ये यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से, और यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ है आगे भी इस तरह से यहाँ जाकर रुक जाएगी। तो यहाँ से अपन एक रेखा डाल देते हैं, ये चीज़ देखिएगा यहाँ से। अब मैं इसको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं थी, उससे भी काम चल जाता, लेकिन आप इसको कन्फ्यूज़न ना रहे, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें जो अंतर है वो इलेक्ट्रिकली अंतर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दोनों के बीच में जो अंतर है ये ईएमएफ है। क्या है? ईएमएफ। ये भी ईएमएफ है। तो इसको मैं ए नाम दे दूँ, इसको बी दे दूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता ना। यहाँ पर ओ लिख दो, यहाँ पर पी लिख दो, कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इससे तो आगे अपन बढ़ सकते हैं। यहाँ से देखो, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये वेवफॉर्म अपन ने बना दी, लेकिन यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो और भी चीज़ आपके सामने आती है। एक वेक्टर डायग्राम मैं बनाता हूँ तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है। देखिए, ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में दो चीज़ें हैं, यहाँ से ले लेते हैं अपन, एक तो ले लेते हैं एक्स और एक ले लेते हैं वाई। इस तरह से आप देखो तो एक्स वाई क्या होगा, यहाँ पर देखो कि इसको ले लिया, मान लीजिए मैंने एक्स, तो इसको ले लिया वाई, ठीक है। और यहाँ जो बीच वाला भाग है इसको ले लिया ओ। तो एक्स वाई और ओ दो भाग है, यहाँ पर एक्स ले लिया, वाई ले लिया और ओ ले लिया। दो चीज़ें आपके सामने हैं। मैं यहाँ पर बात करता हूँ ई, यहाँ पर भी है ई, यहाँ ए ई है तो यहाँ बी ई है। इन दोनों के बीच का कितना है? 90 डिग्री। तो यही बात बताने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इससे जो बिंदु बनते हैं जिन पर अपन चर्चा कर सकते हैं, तो लाइन वोल्टेज का मान सबसे पहले आता है। लाइन वोल्टेज का मान, ठीक है। लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज, दोनों चीज़ों को स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज का रूट 2 गुना होता है। वोल्टेज का रूट 2 गुना होता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज का रूट 2 गुना होता है। कितना होता है? रूट 2 गुना होता है। इसमें मैं आपको बात बताना चाहता हूं, देखिएगा यहाँ पर रूट 2 गुना होता है। और अब बात करते हैं ये किसमें है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डबल किसकी बात करते हैं? ड्यूल फेज किसकी बात करते हैं, है ना। तो ये समझिएगा, इसको मैं यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख देता हूँ, है ना, डबल फेज। ये आपका हो गया। ये जिस पे भी पढ़ रहे हैं अपन तो डबल फेज ही चर्चा चल रही है। सारी जो भी लाइन आ रही है इसके अंदर डबल फेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सिंगल फेज का यहाँ जिक्र नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉलीफेज। पॉलीफेज का मतलब 2 या 2 से अधिक फेज, तब जाकर के अपन पॉलीफेज कह सकते हैं, नहीं तो सिंगल फेज हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर लाइन वोल्टेज का जो होता है रूट 2 गुना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिएगा दोनों फेज में अंतर 90 डिग्री अर्थात समकोणता का बना होता है। समकोणता का होता है। दो चीजें क्लियर हो जाती है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा या फिर समकोणता का होगा। दोनों को आपको यहाँ स्पष्ट रूप से समझना। ये क्या कंडीशन है, ये देखिएगा, यहाँ जो अंतर है यहाँ से चलते हुए चले कितने डिग्री का? 90 डिग्री का अंतर। इस क्वेश्चंस को अपन को यहाँ इन दोनों लाइन में से क्वेश्चंस आपके बनता है। मैं चाहता था ये दोनों लाइन लिख करके इसको फ्री हो सकता था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन समझना भी तो जरूरी नहीं किस तरह से कौन सी चीज़ चल रही है। अगर ये समझ नहीं आएगा, अब यहाँ आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री क्लियर हो रहा है, यहाँ पर भी 90। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो लाइन वोल्टेज का यहाँ पर देखा, डबल फेज में लाइन वोल्टेज का कौन सा? लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज का क्या होता? फेज वोल्टेज का क्या होता? रूट 2 गुना होता है। कितना होता? 2 गुना नहीं,
रूट 2 गुना होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है, ये बहुत मुद्दे की बात है, और ये अगर आपको याद रह जाती तो क्वेश्चन तैयार होता है। यहाँ पर दोनों फेज में जो आपसे डबल फेज में अगर बात है, दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। ये छोटी बात है, परंतु इन दोनों में से कोई न कोई एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट नहीं बल्कि वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर किया हूँ कि भाई इस तरह से बनता है। आगे अपन 3 फेज पे भी चर्चा करते हैं, पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन बात करेंगे और आगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया, इसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया है, और आपको ये 2 ही लाइनें याद रखनी है कि रूट जो 3 गुना होता है वो क्या होता है। इसको सरल लैंग्वेज में यूँ भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर कहा जाए कि रूट 3 गुना तो कैसा, तो EL लिख सकते हो, मतलब लाइन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज का रूट 2 गुना, ठीक है, EP। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बस इतना सा का आपको ध्यान रख लेना, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। और बाकी 90 डिग्री का अंतर तो आपको साफ दिखा ही रहा, ये 2 बिंदुओं पर अपन यहाँ उतरे थे। बस इतनी सी की बात थी जिस पर अपन ध्यान देने की बात है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपको। चलिए कर विस्तार से बात करते हैं। ये था 2 फेज के लिए, किसके लिए था, 2 फेज के लिए। अब आता है 3 फेज के लिए, क्या था, 3 फेज के लिए। अब 3 फेज के लिए अगर बात करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले अपन को इन बिंदुओं पर ही चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन 3 फेज पे पहुंचने से पहले इसमें मैं आपको एक सूत्र बताता हूं कि ये 90 डिग्री आया तो क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। 90 डिग्री इसलिए आया है कि यहाँ एक सूत्र है इसके लिए। सूत्र ये है कि यहाँ 180 फेज ज्ञात करने का, क्या ज्ञात करना है, कितने डिग्री का अंतर ये बोल सकते हैं, फेज डिफरेंस ज्ञात करने का। चलो इस पर मैं परिचर्चा थोड़ी सी देर से करता हूँ साथ के साथ ही। तो फेज डिफरेंस अपन सभी का कॉमन ही ले लेंगे, ठीक है। बात सुनो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ 3 फेज की, फिर अपन दोनों को वापस कॉमन ले लेंगे। 3 फेज के लिए बात करते हैं तो 3 फेज सप्लाई की अगर बात की जाए तो इस पर क्या होगा, ये कैसी क्रिया होती है, क्या होता है एक्चुअल में 3 फेज सप्लाई। त्रिकला की बात कर रहे हैं तो त्रिकला में होता क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है। मैं यहाँ भी अल्टरनेटर बनाता हूँ, लो ठीक है जी। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, जब यहाँ पर भी अल्टरनेटर वहाँ पर भी अल्टरनेटर, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि किस तरह की क्या क्या विचारधाराएँ हैं। अब आप समझ सकते हो किस तरह की क्या क्या विचारधाराएँ, इन पर भी बात कर सकते हैं अपन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिन पर अपन को ध्यान देना है, ये है N और ये है S, ठीक है, राइट जी। अब यहाँ से देखना हम अपन को, सबसे पहले ये लीजिएगा, ये बिंदु है आपका, यहाँ से एक इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, 3 6 निकलेंगे। यहाँ कितने निकलेंगे, लेकिन एक बात बता देता हूँ, यहाँ से लिया मान लीजिए ये, और ये ले लिया आपने, ये लीजिएगा इधर ले लिया, ठीक है, यहाँ से ले लिया, ये लीजिएगा इधर ले लिया, ठीक है, बात समझना। यहाँ से लिया आपने, ये ले लिया और इधर ले लिया, ठीक है, यहाँ से ले लिया, ये ले लिया, इधर ले लिया। इसमें आपको 4 दिखाई देंगे, ठीक है, कितने होंगे, 4। इसी प्रकार से यहाँ जब 4 आपको दिखाई दे दे तो इस तरह से अपन कितने बना देंगे, टोटल 6। इसको यहाँ लेंगे, ठीक है, 6। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये लीजिएगा और यहाँ से ले लिया, ठीक है। इस तरह से इसको भी यहाँ थोड़ा सा इधर कर देते हैं जिससे कि आपको असुविधा ना हो। यहाँ पर भी अपने ऐसे ले लेते हैं, ये लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ 2 तरह की चीज़ें चालू होगी आपके यहाँ पर, ठीक है। इसमें अपन A इसको डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ इसको मान लीजिए B डाल दिया, इसको C डाल दिया, ठीक है। इस तरह से अपन कर सकते हैं, क्लियर। ये B हो गया, ठीक है भाई, A B और यही NS, ये अल्टरनेटर की कंडीशन। अब मैं यहाँ से बात करूँ आगे तो एक चीज़ वर्क करके आती है जिस पर्पज़ से अपन यहाँ पर चाहते हैं कि भाई क्या है 3 फेज सप्लाई का जो उद्देश्य है वो क्या है, किस तरह से होता है एक्चुअल में। अगर मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझूं तो यूँ समझिएगा सरल लैंग्वेज में कि एक ये ले लीजिएगा, एक ये ले लीजिएगा और एक ये ले लीजिएगा। यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ आप किसी भी प्रकार से ले सकते हो, A B C, ठीक है, A B और C 3 हो गया। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकली अंतर होता है वो 120 डिग्री का है,
120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखिएगा, समझने की कोशिश करो। अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये भी EMF है और ये भी EMF और ये भी EMF है। इसका नाम मैंने दे दिया ABC। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो इनका जो अंतर आपको महसूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 120 डिग्री का। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हो कि 3 फेज प्रणाली में लाइन वोल्टेज, मैं लिख भी देता हूँ, कन्फ्यूजन रहे। 3 फेज प्रणाली में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का, फेज वोल्टेज का रूट 3 गुना होता है। इस चीज को यूं भी लिख सकते हो आप, अर्थात रूट 3 गुना होता है। अर्थात को अपने ऐसे लिखते हैं EL, लाइन वोल्टेज बराबर रूट 3 गुना फेज वोल्टेज। ये चीज आपको क्लियर कर, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। समझ गए भाई? लाइन वोल्टेज रूट 3 EP मतलब फेज वोल्टेज। तो यहाँ पर देखो, सिंगल फेज प्रणाली में ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये यहाँ पर आपको क्लियर लिख दिया मैंने। अब क्या होता है कि इस प्रणाली में, ठीक है, 3 फेज प्रणाली में तीनों फेजों का अंतर 120 डिग्री का होता है। त्रिपेज प्रणाली में तीनों फेजों का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का, जो यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया ऑलरेडी। तो आपको ये भी स्पष्ट हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर अंतर हो रहा है, किस तरह से उत्पादन हो रहा है, कौन सी त्रिपेज प्रणाली है। तो ये चीज़ आपको देखना होगा, समझना होगा, क्लियर करना होगा। और इसमें जो फ्लक्स बनेगा, जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, अर्थात ये समझिए जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, EMF उत्पन्न होगा, EMF जो उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, रोटेटिंग। क्या होता, घूमने वाला फ्लक्स होता। तो यहाँ EMF की वजह से उत्पन्न होगा, तो क्या रोटेटिंग फ्लक्स होगा। कुछ फ्लक्स जो होगा वो होगा रोटेटिंग, घूमने वाला उत्पन्न होता है। किसमें होता है, त्रिपेज में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिपेज में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, घूमने वाला, रोटेटिंग करने वाला। और अधिकतर जो उत्पादन भी किया जाता है त्रिपेज में, अधिकतर विद्युत उत्पादन त्रिपेज का ही किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अधिकतर जो उत्पादन किया जाता है वो 3 फेज का किया जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि यही है इसमें कि 3 फेज प्रणाली में यहाँ पर क्या होता है, रूट 3 गुना किसका, लाइन वोल्टेज का, फेज वोल्टेज रूट 3 गुना होता है। 3 फेज प्रणाली में जो अंतर होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का। ये जो दोनों चीज़ें हैं आपके, ये मोस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, वेरी मोस्ट है। अतः एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा काम आती है। मैंने उसमें भी 2 बताए आपको, इसमें भी 2 बताए। यकीन मानिए इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। बस 4 बिंदुओं को आप याद रख लो, ज़्यादा याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बट इतना 4 बिंदु आप याद रखो तो एक क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएगा। उम्मीद आप मेरी बात को फॉलो करोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये तो था यहाँ पर सिंगल फेज, यहाँ तो था जो है 3 फेज वाली बात। मैं अगर 3 फेज की बात मैं करके सबसे पहले बात करूँ कि फेज डिफरेंस, फेज अंतर क्या होता है, अगर परिचर्चा का विषय बनता है तो वो बनता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले जो है बहुफेज किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया बहुफेज के लिए कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है। कितने की, बहुफेज के लिए बताइए कम से कम कितनी फेज की आवश्यकता होती है, 2 फेज की। और 2 फेज की जब आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे इसके बारे में, चलिए मैं बात बताऊं, समझिए। सबसे पहले यहाँ अगर बात करते हैं तो देखिएगा, बहुफेज मतलब पॉलीफेज। पॉली क्या होता है, पॉलीफेज का मतलब होता है बहुफेज। क्या होता है, बहुकला।
बहुकला का मतलब होता है दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया एग्जाम्पल के तौर पर, अधिक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप समझो यहाँ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं इत्यादि। तो आप समझ सकते हो, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो ये उदाहरण के तौर पे मैंने पॉलीफेज के बताया। अब अपन बात करते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, तो देखिएगा सिंगल फेज और डबल फेज के लिए फेज डिफरेंस बात करते हैं। तो क्या सूत्र है अपना, जो यहाँ चैप्टर है वो है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसे कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले मुद्दे की बात है। तो लिखिए फेज डिफरेंस, ठीक है, ओके। चलिए, फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर, कलांतर या कलांतर, ठीक है, ये होता है। अब फेज डिफरेंस क्या होता है कि फेज के अंतर जो होता है, कला में जो अंतर होता है उसको फेज डिफरेंस करते हैं। तो सिंगल फेज क्या है, सिंगल फेज व ध्यान रखना, इसमें बात कर रहे हैं अपन यहाँ दो प्रकार की, सिंगल फेज एवं डबल फेज के लिए। डबल फेज के लिए जो फॉर्मूला इसमें अपनाया जाता है, जो सूत्र इसमें अपनाया जाता है वो कौन सा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सिंगल फेज के लिए और डबल फेज के लिए। अब सिंगल फेज तो आप जानते हो सिंगल ही है, ठीक है। तो इसके लिए जो सूत्र अपन लिख रहे हैं वो है सूत्र आपका यहाँ पर 180 बटे, अब देखना 180 बटे क्या है, फेजों की संख्या, 180 बटे फेजों की संख्या, ठीक है, फेजों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं तो सिंगल फेज के लिए जो कंडीशन होगी, तो यहाँ समझो 180 तो 180 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 180 में यहाँ 1 का भाग देता हूँ, आपको पता हो तो किसी भी संख्या में अगर आप 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी, अर्थात यहाँ 180 प्राप्त होगी। इसको मैं इतनी सिद्ध में बताता हूँ। तो इनका जो सिंगल फेज में होगा वो कितने डिग्री का अंतर प्राप्त होगा, 180 डिग्री का। कैसे प्राप्त होगा, इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी, तो सिंगल फेज तो ऐसे ही चलेगी ना, यहाँ वेव के फेज है तो एसी है, और एसी जब वेव के रूप में चलती है तो ऐसे ही तो चलती है। तो इसके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होता है, यहाँ 180 डिग्री का, यहाँ पर भी कितना होता है 180 डिग्री का। आपको तो पता है यहाँ 90 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 180 होगा, और यहाँ 270 होता है, और यहाँ 360 होता है। तो पूरा सर्किल तो आपका 360 का बनना जरूरी है ना। परिणाम स्वरूप आप समझ सकते हो कि यहाँ जो अंतर होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। किसमें, सिंगल फेज के लिए। किसके लिए, सिंगल फेज। और सिंगल फेज के लिए अपने जो सूत्र बताया वो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये सूत्र अपना किसके लिए, सिंगल फेज और डबल फेज के लिए। अगर यही चीज मैं ड्यूल फेज के लिए कर देता हूँ, तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखना, ड्यूल फेज में अगर बात करते हैं तो यही चीजें हो जाती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा आता है, यहाँ 180 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। फेजों की संख्या तो फेज कितना, 2 है तो 2 संख्या। अब इसको से काट दो तो 180 को काटो तो यहाँ 90 डिग्री आ जाता, कितना आ जाता। और 90 डिग्री का भी 2 फेज का मैंने पहले ही डायग्राम बताया आपको, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगा आपको। तो यहाँ पर 2 फेज में जो होगा यहाँ 90 डिग्री का अंतर होगा, फेज अंतर, और यहाँ जो होगा 180 डिग्री का। सिंगल में पूछ ले तो, लेकिन सिंगल का कोई नहीं पूछता, डबल का ही और 3 का ही पूछा जाता ज़्यादातर एग्जाम की दृष्टि से। ये तो था अपना यहाँ पर कितना, इनको उतारो एक बार, स्क्रीनशॉट लो इसको। फिर मैं बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ ये तो जो आपने देख लिया, उतार लिया, लेकिन मैं यहाँ डबल और यहाँ पर देखिएगा सिंगल और ये किसके लिए, डबल के लिए नहीं, मुझे 3 फेज 2 से अधिक, किसके लिए, 2 से अधिक के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2 से अधिक। अब दोनों ही इसमें 2 से अधिक के लिए अपना प्रश्न सेक्शन यहाँ ये कि 2 से अधिक के लिए। अब यहाँ 2 का कोई वर्ड अपने पास में नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए आपको ये भी क्लियर हो गया कि 2 से अधिक के लिए तो कौन कौन से के लिए होगा, किस तरह से होगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 से अधिक का अपन बात करते हैं तो 3 है,
4 है, 6 है, 9 है, ये सब है क्या 2 से अधिक। तो 2 से अधिक के लिए क्या सूत्र बदल जाएगा। तो सूत्र क्या होगा पहले, तो सूत्र जो यहाँ 180 है इसकी जगह क्या आ जाएगा सिर्फ 360। बाकी तो वही है, फेजों की संख्या तो फेजों की संख्या ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर फेज अंतर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं 3 फेज के लिए, जैसे अगर बात करते हैं तो 3 पेज हैं, तो 3 पेज है। तो अब 3 पेज के लिए अगर बात करते हैं तो 3 पेज के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर 360 में भाग देंगे किसका, 3 का। तो ये बराबर प्राप्त होगा कितना आपको 120 डिग्री। ये है क्या, 1 3 2 3 6 कितना होगा, एक बार तो एक बार कट गया, 2 बार 2 बार कट गया, ठीक है, 0 की 0 कट गई, बराबर 120 डिग्री का अंतर। ये भी क्लियर है। अगर ये चीज़ आपके साथ यहाँ 2 फेज की ना हो करके ऐसा हो कि यहाँ ये 2 फेज की ना हो करके 4 फेज के लिए आ जाती, तो 4 फेज के लिए, तो फिर इस केस में आप क्या करोगे, तो इस केस में वही होगा 360 में भाग देंगे कितना 4 का, तो 1 4 2 4 8 3 4 12 6 16 5 20 6 24 7 8 32 9 36, तो 9 बार ये 6 चला गया और 0 की 0 आ गई, तो 90 डिग्री का अंतर आ गया। कितना आ गया, इसका मतलब 4 और 1 का जो है सेम रहा, इससे सॉरी यहाँ पर 2 और 4 का क्या रहा, सेम रहा, 2 और 4 का क्या रहा, समान। 90 डिग्री उसका तो 90 डिग्री ही यहाँ पर उसका, तो दोनों का समान हो गया। कंडीशन आप समझ लेना, ये बात भी आपको स्पष्ट होगी। अच्छा, मैं अगर यहाँ लेता हूँ कि इसके अलावा 6 फेज, और 6 फेज के लिए अगर बात करते हैं तो 6 फेज के लिए जो बात है वो है 360 बटे यहाँ पर 6, और इसको अगर इससे काटते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये भी ध्यान देने की बात है। तो बराबर 1 6 2 6 12 3 6 18 6 6 24 5 6 30 6 9 36, तो 6 मतलब 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये भी क्लियर हो गया। अगर यहाँ 9 फेज की बात करूँ मैं, वैसे ज़्यादा यूज नहीं आते हैं नीचे वाले, है ना, पर ध्यान रखना, फिर भी एग्जाम आ जाए तो उपयोग में नहीं होते ज़्यादातर, ठीक है ना, फिर भी एग्जाम आ जाए तो आपको तो ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अगर बात करते हैं तो 360 यहाँ आ जाएगा बटे 9, 1 नाम 2 नाम 18 3 27 4 नाम 36 5 नाम 1 नाम 2 नाम 18 3 27 4 नाम 36, तो 4 बार हो गया, तो 36 बराबर यहाँ पर 4 और 0 की 0 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री, ये आपको सीक्वेंस में याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना। और अपना तो 90 डिग्री जो है ये याद रख लेना। ये दोनों अगर आपको याद रह जाता तो अपनी तो नैया पार है, फिर आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना। तो ये फेज अंतर भी मैंने स्पष्ट कर दिया। अब तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चर्चा करते हैं, तो क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपने ये उतार ही लिया, अपन और बात करते हैं। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। ये पूरा विस्तार से मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है। फिर देखते हैं आगे। ये था फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस को अपने यहाँ पढ़ा, और इसमें आपको ये भी बताया कि किस तरह से किसका होता है। वैसे इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, केवल 2 फेज से भी काम चल जाता, 3 से भी चल जाता, बस इनफ था। लेकिन फिर भी 1% केस में अगर आ जाए तो आप और हम क्या करें, इसलिए ये सब चीज़ें आपको बताना है। और कहाँ से आया, सूत्र कौन सा लगता है, ये सब चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि आपको कोई भी तकलीफ ना आए, ये चीज़ें बताना ज़रूरी था। मुझे पता है जहाँ तक कि ये बात आपको दिक्कत नहीं करेगी। अब आता है फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस क्या होती है, इसको भी अपन परिचर्चा करते हैं। तो फेज सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले यहाँ अगर बात की जाए तो फेज सीक्वेंस पर आज अपन बात कर रहे हैं। फेज सीक्वेंस है क्या, मतलब फेज क्रम, मतलब कला क्रम। तो इसको अपन लिखते हैं फेज सीक्वेंस। सीक्वेंस अगर बात करते हैं तो सीक्वेंस जो होता है यही है। फेज सीक्वेंस का मतलब होता है, यहाँ फेज का मतलब तो होता है कला, और सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर बात करते हैं फेज सीक्वेंस, अगर बात की जाए तो अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उत्पादन है, तो उत्पादन करते हैं अपन किससे, अल्टरनेटर से, मतलब प्रत्यावर्तक। और अल्टरनेटर के द्वारा जो फेज सीक्वेंस होती है वो क्या होगी, इस पर भी ध्यान देना। तो इसका एक तरीका है, इस फेज सीक्वेंस को अल्टरनेटर ले लो, या फिर यहाँ यूँ बोलोगे क्योंकि ट्रांसफार्मर तो उसके लिए भी आएगी। परिणाम मित्र बोलते हैं अपन ट्रांसफार्मर को, क्या बोलते हैं, परिणाम मित्र।
ट्रांसफार्मर को अपन परिणाम मित्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, दोनों के लिए यही है सेम। इसका एक ट्रिक्स है जिसकी सहायता से आप इजी याद रख सकते हो। मैं बताऊं आपको ट्रिक्स क्या है जिसकी सहायता से इसको याद रख सकते हो। आप लोग सभी जानते हो कि लोकोपाइट वगैरह बनते हो या कुछ भी बनोगे तो आपको ITI तो करनी ही पड़ती है, डिप्लोमा करना ही पड़ता है। इसके लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। जब मिशन आपका रेल में नौकरी लगने का हुआ तो क्या होगा, तो ये होगा कि रेल योजना बनाओ। जब रेल योजना बनाओगे तो ऐसे में क्या चीज़ आ जाएगी आपके सामने, ये चीज़ आपको क्लियर करना है। रेल योजना बनाओ, कौन सी योजना बनाओगे, रेल की। और रेल की जब योजना बनाओगे तो इस केस में आपके सामने क्या आएगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। एक्चुअल में यहाँ बनता है R और यहाँ बनता है Y और यहाँ बनता है B, ठीक है। यहाँ बनता है रेड, है ना, तो यहाँ पर बनता है ना येलो, बात समझो, येलो। यहाँ बनता है ब्लू, ठीक है, बात समझो। लाल आप अच्छी तरह से जानते हो, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखकर मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। पीला, इसके बाद आता है यहाँ क्या आएगा, ब्लू। मतलब क्या होता है बोलो, नीला, यही तो ना। तो यहाँ आप इन चीज़ों को देख सकते हो, ये है फेज क्रम। लेकिन अगर कभी कभी इस फेज क्रम को वो यूं भी लिख देता है 1, 2 और 3, कभी कभी उसको इस तरह से भी मेंशन कर देता A B C, आपने देखा होगा कई बार। तो इस तरह से तो ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दिक्कत हो, तो इस तरह से भी डाल सकता हो, तो कोई भी बात आपको यहाँ पर नहीं आएगी। एक्चुअल में अगर बात करें कि फेज क्रम जो है अपन यहाँ पर जो बना रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो फेज क्रम दिया जाता है इसका कार्य क्या है। एक्चुअल में कार्य या फिर यूँ बोले तो महत्व या फिर बोले तो उद्देश्य, फेज क्रम का महत्व या फिर उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो आपको यही ध्यान रखना है कि पहला, सबसे पहला देना है। लोड की बात करेंगे तो लोड को संतुलित बनाए रखना, मतलब लोड को संतुलित बनाए रखने के लिए ही यहाँ फेज क्रम अपनाया जाता है। सही बात बताऊँ तो लोड का मतलब भारण होता है, लोड को संतुलित बनाए रखना। किस तरह से मैं बात बताऊं यहाँ पर। अब अच्छा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया है लोड को संतुलित बनाए रखने का क्या पर्पज है। मैं आपको बताता हूँ इसका महत्व क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों चाहते हैं अपन। अगर 3 फेज सप्लाई में अपन बात करते हैं, अगर मोटर को अपन थोड़ा सा भी अगर अलग सप्लाई दे देते हैं, अलग का मतलब है कि जहाँ फेज सीक्वेंस में नहीं दिया तो मोटर उल्टी दिशा में घूम जाएगी, अर्थात मोटर खराब हो सकती है, ठीक है। तो फेज सीक्वेंस जैसे मोटर को यहाँ पर सही दिशा में चलाने के लिए, ठीक है, मोटरों को सुनियोजित या सही दिशा में गति प्रदान करने हेतु अगर उल्टा जोड़ दिया तो क्या होगा आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इस तरह से। और यही चीज़ अगर बात करते हैं मोटर में क्या आता है, सबसे पहले कि फेज सीक्वेंस को अगर चेक करना है तो किससे करेंगे, यहाँ। तो फेज सीक्वेंस करने के लिए मैं बात बताता हूँ, यहाँ पर फेज सीक्वेंस है तो क्या होता है, फेज या इस तरह को कला क्रम को चेक करने हेतु कला क्रम को चेक करने हेतु फेज सीक्वेंस इंडिकेटर कला क्रम
सूचक या प्रदर्शक बोल सकते हो आप, प्रदर्शक का उपयोग किया जाता है। देखिए दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। फेज क्रम का उपयोग किया जाता है, कला दोनों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये इसके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, अगर फेज सीक्वेंस को चेक करना है तो कलाक्रम प्रदर्शक अर्थात तो यहाँ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में आ भी सकता है और आया हुआ भी है। चलिए आगे परिचर्चा करता हूँ मैं इसी में ही। तो एक और चीज़ होती है, अगर यही बात मोटरों के लिए पूछे, अगर यही चीज़ आपसे मोटर के लिए पूछे तो मोटर के लिए फेज सीक्वेंस जो होगा, मोटर है तो जो फेज सीक्वेंस होगा, मोटर के लिए जो फेज सीक्वेंस होगा उसकी क्या कंडीशंस रहेगी ये भी आपको निर्धारित करना होगा। कलाक्रम किसके लिए कलाक्रम, मोटर के लिए कलाक्रम जो होगा वो क्या होगा। अगर बात करते हैं तो वहाँ होता है यू, उसकी भी एक ट्रिक्स बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना। जो प्लेट पर लिखा रहता है, किस पर, प्लेट पर देखा होगा आपने, तो प्लेट पर जो लिखा हुआ रहता है वो मोटर के लिए होता है। मोटर की प्लेट पर आपने देखा होगा उसमें क्या लिखा है, UVW। उसको आप याद रखने के लिए एक ट्रिक्स से यूज ले सकते हो जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो है अल्ट्रा वायलेट वेव, इसको यूं कह सकते हैं। तो इसके लिए जो फेज सीक्वेंस होगा UVW, ये फेज सीक्वेंस यूज आता है किसके लिए, मोटर के लिए। तो मोटर है तो जो यूज आता है वो चीज़ अपन यहाँ समझ सकते हैं कि भाई यहाँ UVW, इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं अगर सही लैंग्वेज में कहे तो सिंगल फेज वही, ड्यूल फेज वही, या फिर 3 फेज वही, सेम स्टेप। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं इसको ए भी नहीं कहीं इंगित नहीं किया जाता था, कोई बात नहीं, 1 2 3 कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी चाहे दे सकते हैं। तो वही सेम कंडीशंस आपकी यहाँ पर आ जाएगी जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ये बात आपको क्लियर कर लेना। फिर मोटर का जिक्र आता है सीधा सीधा UV और W, अल्ट्रा वायलेट वेव के नाम से याद रखोगे इसको। इस तरह से इसको याद रखना है। यहाँ इसको रेल योजना बनाओ, रेल योजना बनाओ क्या मतलब RYB, RYB। तो रेल योजना बनाओ मतलब रेड येलो ब्लू, लाल पीला नीला। इस तरह से आपको फेज सीक्वेंस करना है, वो चाहे अल्टरनेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन और सेम स्टेप लागू होगी। उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आएगी और इसको अगर इसी क्रम में आप उतार लोगे अच्छे से तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होगी। तो आप ऐसा कीजिएगा, इसका एक बढ़िया से शॉट ले लीजिएगा स्क्रीन, तो उससे क्या होगा कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपने उतार लिया होगा। अपन और आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो एक चीज़ मैंने आपको पूरे विस्तार से बताई समझाई, और इसी के बाद अपन कुछ ऐसी चीज़ों पर पढ़ेंगे इसी में ही जो कुछ शब्दावली के रूप में अपने सामने आती है कि क्या होती है, किस तरह की शब्दावली इसमें यूज आती है, इन सब पर परिचर्चा करते हैं अपन। तो बात समझना, ये जो सारे बिंदु मैं चर्चा कर रहा हूँ ये आपके बेहद काम के हैं और इनसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि आज जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इससे क्वेश्चन ना आए। एक क्वेश्चन तो 101% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन पुटअप होगा। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होता है समझो बात को, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगे अपन जो पढ़ेंगे वो है पॉलीफेज, बहुफेज जो प्रणाली है इसमें कुछ शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है और शब्दावली को अपन कहते हैं यहाँ टर्मिनोलॉजी। ये समझे टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है यहाँ शब्दावली, और इसके लिए कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में लाते हैं, शब्दावली प्रयोग में लाते हैं जो जरूरी है। देखिएगा क्या टर्मिनोलॉजी है। जैसे आपसे पूछा जाए, 2 बिंदुओं पर मैं चर्चा करता हूँ अभी हाल में। पहला है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज नाम सुन रखा आपने। दूसरा एक और बिंदु है जिस पर अपन ध्यान देते हैं, तो यहाँ एक और बिंदु उभर के आता है फेज वोल्टेज के बाद में,
अगर फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो ये तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन दूसरा नंबर का जो बिंदु है वो भी आपके सामने उभर करके आ जाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो क्या होता है? लाइन वोल्टेज। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है ये है फेज। फेज का मतलब था कला और वोल्टेज का मतलब था अंतर, कला विभव। ठीक है, सॉरी, यहाँ फेज का मतलब होता है कला और विभव। ठीक है, कला विभव, इसको बोल सकते हैं कला विभव। और इसी को ही यहाँ पर बोलते हैं लाइन विभव। क्या बोलते हैं? लाइन विभव या रेखा विभव भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो प्रदर्शित करते हैं, बात समझ में, मैं थोड़ा सा अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको जब प्रदर्शित करते हैं अपन, तो कैसी स्टेप आपके साथ बनेगी ये चीज़ आपको देखना है। तो पहला जो प्रदर्शित है तो फेज या वी, तो वी आपके साथ हो जाएगा। ये पी यहाँ पीछे जाता है, जस्ट उल्टा सिस्टम होता है, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। सेम ऐसी कैसी स्टेप यहाँ पर भी आ जाएगी। वी तो वी की जगह रहेगा, यहाँ एल आ जाएगा। ठीक है, लाइन। अब जब दोनों को आपको क्लियरिफाई हो गया है तो इसको एक डायग्राम की सहायता से समझा जा सकता है। एक चित्र की सहायता से इस चीज़ को अपन वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या चीज़ होती है, किस प्रकार से अपन यहाँ पर इनको समझ सकते हैं और दोनों को अपन यहाँ क्लियर करते हैं। मैं एक चित्र से समझाता हूँ आपको। इधर ये चित्र ये ले लीजिए कि यहाँ अपन ने लिया ये 3 फेज सप्लाई, और 3 फेज में ऐसा कुछ होता है, यही होता है, यही होता है। 3 फेज में ऐसा कुछ होता है, और 3 फेज में ऐसा कुछ होता है। 3 स्टेप है अपने यहाँ पर। अगर बात करते हैं तो ये चीज़ें आपके सामने उभर कर आ रही हैं। अब तीनों फेज को अगर अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं तो क्या कंडीशन है? इसको अगर मैं यहाँ से लूँ तो एक बिंदु और होता है जिसको एक सिरा और कह सकते हैं, जो न्यूट्रल सिरा होता है, जिसको बोल सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल को मैं डायग्राम से समझाता हूँ, या फिर ऐसे समझो आप, इस तरीके से। थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ मैं आगे ले लेता हूँ, ऐसा समझो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने आई उभर करके। अब मुझे लग रहा है कि ये जब चीज़ आपके सामने आई है तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? इस चीज़ को भी आपको क्रमबद्ध रूप से जारी रखना पड़ेगा। यही चीज़ है ना। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब आप इसको यहाँ से देखो तो ये जो सिंबल बना रहा हूँ मैं, किसका सिंबल है? न्यूट्रल का। अब न्यूट्रल का सिंबल तो आपको यहाँ पर बन गया, लेकिन शर्त एक है जो कि आपको देखना पड़ेगा। मैं पहला ही बिंदु अगर आपके सामने पेश करता हूँ, मान लीजिए ये सिंगल फेज हो गया, ये ड्यूल फेज हो गया, राइट। या फिर ऐसा करते हैं, ये 3 फेज कर लेते हैं। ये ड्यूल फेज हो गया, चलिए, और ये 3 फेज हो गया, राइट। चलो, अब 3 फेज तो आपके सामने है। ये है न्यूट्रल आपके। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। उदासीन, ये बिंदु है आपका उदासीन। अब आप देखो यहां पर कि किस तरह से क्या क्या चीज होगी। तो सिंगल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है साफ साफ कि किस तरह से क्या चीज हो रही है इसमें। आप यहां देखो साफ साफ, ये आपके 3 फेज की जगह ड्यूल फेज। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं साफ साफ। होता क्या है कि यहां अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले V और P, दूसरा फिर VL, इसकी परिभाषा क्या बनती है? फेज वोल्टेज की या कला विभव की परिभाषा करें। किसी भी एक फेज में न्यूट्रल सिरे के मध्य नापी गई वोल्टता, किसी भी एक फेज, ये फेज लेते हैं मान लीजिए, और एक फेज वो न्यूट्रल सिरे के मध्य, मतलब इसको अपन बोलेंगे न्यूट्रल। तो यहाँ जो न्यूट्रल है, इसको मैं आगे ले लूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से न्यूट्रल
और ये यहाँ आपके ये सिंगल फेज। और इस सिरे के मध्य मापी गई ओल्टता वो क्या कहलाती है, V और P कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत? इन दोनों सिरों के मध्य मापी गई ओल्टता क्या कहलाती है, VP कहलाती है। तो कोई भी चीज़ अपने यहाँ पर ले ली, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज़ आपको दिक्कत कर रही होगी। तो इसके और इसके इन दोनों के बीच में मापी गई ओल्टता क्या कहलाती है, VP कहलाती है, जो आपको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं। लाइन वोल्टेज क्या, किन्हीं दो फेजों के सिरों के मध्य मापी गई, किन्हीं दो फेजों के सिरों के मध्य मापी गई ओल्टता। मान लीजिए ये ले लीजिए अपन यहाँ, ये सिरा ले लिया और ये सिरा ले लिया, दोनों सिरे ले लिया। ये 3 फेज था, ये ड्यूल फेज था, ठीक है। अब यहाँ से अपन किन्हीं दो सिरे, ये सिरा है, ठीक है, और इस सिरे के मध्य अगर अपन कोई चीज़ मापते हैं तो वो क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज। अब ये तो कहलाए आपकी लाइन वोल्टेज और ये कहलाए फेज वोल्टेज। समझे आप बात को? यहाँ तक इसके बीच का और इसके बीच के दो सिरों, ये दो सिरे हो गए, दो ही। तो यहाँ पर बात समझते हैं, दो फेज हो गए तो ये आपका कोई भी दो हो सकते हैं, जरूरी नहीं ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल नहीं हो सकता उसमें। न्यूट्रल और इसके में तो क्या होगा अपना यहाँ पर फेज वोल्टेज। आप यूं कर समझ सकते हैं, तो इसकी परिभाषा ये है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है कि किन्हीं दो, क्या समझना बात को, इसको अपन यूं कर सकते हैं कि किन्हीं दो, सॉरी दो नहीं, अब आप देखना 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं, किसी एक फेज, किसी परिभाषा बना रहे हैं अपन, किसी एक फेज एवं न्यूट्रल उदासीन सिरे के मध्य नापी गई ओल्टता विभवता क्या कहलाती है, VP कहलाती है, फेज वोल्टेज कहलाती है। ये तो इसकी परिभाषा। बात करते हैं VL की। VL की परिभाषा भी ऐसी होगी, किन्हीं दो सिरों के मध्य, किसकी बात करें, किन्हीं दो सिरों के मध्य, किन्हीं दो फेजों के सिरों के मध्य मापी गई, किन्हीं दो फेजों के, ये फेज और ये फेज, फेजों के सिरों के मध्य नापी गई ओल्टता। ये चीज है, किन्हीं दो सिरों के मध्य मापी गई जो ओल्टता है, वो अगर बात करते हैं तो कोई भी दो सिरे हो सकते हैं, उन दो सिरों के मध्य अगर कोई ओल्टता मापते हैं तो वो कहलाती है अपनी यहाँ पर क्या कहलाती है, फेज वोल्टेज। तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या कहलाती है, लाइन वोल्टेज कहलाती है। दोनों को अपन ने स्पष्ट कर लिया, ये था लाइन वोल्टेज और ये था फेज वोल्टेज। इस डायग्राम से आप एक इजी गोइंग समझ सकते हो, इस डायग्राम से आप इजी गोइंग समझ सकते हो यहाँ पर किसको किस चीज़ से जोड़ते हैं। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, दोनों को अपन विस्तार से पढ़ लिया। इसके बाद और आगे पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि अपने पास स्पेस हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको और हमें नहीं होगी। आगे देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आपने उतार लिया होगा। आगे अपन फिर चर्चा करते हैं इसी क्रम में। देखना, बात को समझना, थोड़ा सा मुद्दा समझना। यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियरिफाई करने से क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन से एग्जाम में जब पुटअप होता ना कि कौन सी चीज़ कैसे कहलाती है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को देखना है। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ शब्दावली, क्या पढ़ रहे हैं, शब्दावली, और शब्दावली में एक एक बिंदुओं को अपन विस्तार से पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए, कौन सी बात है, यहाँ पर शब्दावली का तो मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं शब्दावली में जो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 3 जिस बिंदु पर बात करनी चाहिए वो है अपना पास फेज करंट। फेज करंट
फेज करंट क्या होता है दोस्तों, समझो। फेज का मतलब होता है कला और करंट का मतलब होता है धारा, कला धारा। ठीक है, तो कला धारा का मतलब यहाँ बात करते हैं तो फेज करंट, कला धारा। फेज करंट किसको कहते हैं, इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना। फेज करंट को अगर यहाँ प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ करंट को तो देखिए ना, दो चीज़ें आपके सामने क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पर क्लियर कर पाओगे कि क्या होता है। एक्चुअल में बोलते हैं आई का मतलब धारा, और क्या है, फेज है तो पी। सेम जैसी पहले प्रोसेस लिया अपन ने वही यहाँ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी एक फेज वाइंडिंग, किसी एक फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी, लिख लीजिएगा, किसी एक फेज, कोई भी, ये 3 फेज थे है ना, देखिएगा यहाँ जैसे अपने बात की थी 3 फेज थे, तीनों में से कोई भी एक में, 3 फेज थे, तीनों में से कोई भी एक में, यहाँ पर किसी एक फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है, बोलो क्या कहलाती है, यहाँ पर फेज करंट कहलाती है, कला धारा कहलाती है। ये तो ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कुछ भी दिमाग लगाने जैसा ऐसा नहीं, ठीक है। नंबर 3 के बाद नंबर 4 नंबर में क्या आता है, तो लाइन करंट आ जाती है। तो लाइन करंट किसे कहेंगे, समझना बात को। लाइन का मतलब तो अपन यहाँ लाइन ही कहेंगे, ठीक है, और करंट का मतलब धारा। लाइन धारा कैसे कहेंगे, अब आपको कुछ भी नहीं करना, वही है आई की जगह आई और एल, बस इतना सा है। इसी की यहाँ से ही परिभाषा, सिर्फ यहाँ किसी एक फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। जबकि लाइन करंट की अगर बात करते हैं, लाइन धारा की अगर बात करते हैं, तो क्या किसी, यहाँ पर देखना, दो वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। एक की जगह यहाँ पर केवल इतना सा अंतर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 वाइंडिंग में से, यूँ लिखना, 2 वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है, अपनी यहाँ पर लाइन धारा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक और चीज़ है आपके सामने, वो है फेज पावर। क्या है, फेज पावर। क्या होता है फेज पावर, इसको देखिएगा, साफ लिखते हैं तो फेज का मतलब होता है कला और पावर का मतलब होता है शक्ति। तो कला की क्या शक्ति है, इस पर भी परिचर्चा हो जाए। इसको अगर प्रदर्शित करेंगे अपन तो किससे करेंगे, ये भी चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यहाँ लिख देता हूँ विद्युत धारा, जिससे जगह बच जाएगी। ठीक है, अच्छा ये भी क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ तक अपन को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो यहाँ देखिएगा फेज तो पावर, अब पावर को तो पी से लिखेंगे और फेज को भी पी से लिखेंगे, तो ये हो गया। तो फेज पावर क्या होती है एक्चुअल में, फेज पावर यहाँ पर एक एक चीज़ को अपन क्लियर करेंगे तो ज़्यादा है। किसी भी एक फेज एवं न्यूट्रल सिरे के मध्य मापी गई, देखो सेम स्टेप है, किसी एक फेज एवं न्यूट्रल सिरे एवं उदासीन सिरे के मध्य, देखना बात को यहाँ पर क्लियर करना, दोनों चीज़ को। उदासीन सिरे के मध्य मापी गई शक्ति क्या कहलाती है, क्योंकि पावर है तो पावर ही आएगा यहाँ। ठीक है, मापी गई शक्ति क्या कहलाती है यहाँ पर, पीपी, अर्थात यहाँ फेज पावर कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखना। किसी एक फेज एवं न्यूट्रल, वो जो मैंने आपको पहला वाला बिंदु बताया था वही सेम स्टेप यहाँ पर, किसी एक फेज एवं न्यूट्रल यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो दोनों के बीच अपन बात करते हैं तो वो क्या कहलाती है, अपनी पीपी कहलाती है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी और पी, यहाँ देखो एक तो पी हो गया पावर, एक हो गया फेज, तो पी पी बराबर अपन लिख सकते हैं यहाँ पर वी आई। और क्या लिख सकते हैं भाई, पावर तो शायद ना, पी बराबर क्या होता है वी आई, अरे पी बराबर क्या होता है वी आई। अब जब यहाँ एसी है तो उसके लिए क्या आएगा,
5। तो ये फॉर्मूला इसका यहाँ पर बन गया। इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, ये भी बात क्लियर है। तो नेक्स्ट एक और चीज़ आपको सामने पेश कर ही देता हूँ, बात समझो। इसको बोलते हैं टोटल, मतलब कुल। टोटल पावर जो होती है वो क्या होगी, इस पर भी अपन परिचर्चा करते हैं। टोटल पावर मतलब कुल शक्ति। अब कुल की जब बात आती है तो स्वाभाविक बात आएगी, सभी आएगी। सभी का मतलब चाहे एक हो, दो हो, यहाँ कोई भी हो, तीनों देखिएगा, बहुफेज प्रणाली में तीनों फेजों के मध्य मापी गई कुल शक्ति। तो लिखना, बहुफेज प्रणाली में तीनों फेजों के मध्य मापी गई कुल शक्ति क्या कहलाती है? इसको अपन प्रदर्शित करते हैं P और T, कुल पावर। P बराबर क्या होता है? VI। आपको पता है P बराबर क्या होगा? VI, जो कि अपन शक्ति वाले में आगे भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो P बराबर कोस की जगह तो कोस आ जाएगा, थीटा की जगह यहाँ पर कोस फाई की जगह कोस फाई है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, ये PT है, और इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अंतर है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ तीनों वर्ड लिखा हुआ, परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 फेज, ये चीज़ आ जाएगी। बस बाकी तो सेम है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। तो यहाँ पर आपको लग रही है तो बताओ। इसमें केवल क्या अंतर है? यहाँ 3 फेज है तो 3 फेज लगा दे, बाकी तो सेम ही है। तो यही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, किसी भी एक फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, कोई भी एक फेज है, मान लीजिए 3 फेज में से अपन यहाँ पर सबसे पहले ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, इसमें से प्रवाहित होती है। ये कोई भी एक फेज ले लिया, सिंगल फेज ले लिया, इसमें से मान लो या इसमें से मान लो, जरूरी नहीं, इसमें से मान लो, किसी भी एक फेज में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई जो प्रवाहित हो रही है वो क्या कहलाती है अपने यहाँ पर? IP, अर्थात कला धारा। तो फेज करंट ही। इसके बाद आता है अपने पास में लाइन करंट। 2 वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली, कितने में से? 2 वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली जो धारा है, जैसे यहाँ पर मान लो इसमें से ले लिया और इसमें से लेना, इन दोनों में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? देखिएगा यहाँ पर क्या कहलाती है? लाइन धारा कहलाती है। ये चीज़ आपको क्लियर। कला शक्ति मतलब फेज पावर क्या कहलाती है? कि PP, किसी भी एक फेज एवं उदासीन सिरे के मध्य, तो यहाँ पर बीच में न्यूट्रल होता है, और इस फेज के मध्य जो शुरू होगी यहाँ पर जो बात आएगी, तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आ जाएगी फेज पावर। तो P और P ये आपके कैसे आई? इन दोनों के मध्य, ठीक है, इन दोनों के मध्य। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो यहाँ तक आपका जो है PP भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात आती है तो इसमें आता है आपका टोटल पावर। तो तीनों की कुल जो आएगी वो क्या आ जाएगी? यहाँ पर टोटल पावर TP। तो ये चीज़ आपको चाहिए, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी, तीनों फेजों की जो होगी वो क्या होगा? TP होगा। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो, और इसको इसी तरह से आप जो है लिख सकते हो एक एक चीज़ को, जिससे क्या होगा कि आप इसको पढ़ोगे तो अच्छा ईजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने उतार लिया होगा। अपन और आगे परिचर्चा करते हैं इस पर। मैंने पूरा विस्तार से एक एक चीज़ आपको समझाई है। कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको कोई भी चीज़ इसमें छूट न जाए, यही चीज़ है। बस आप रुकना मत, लगे रहना है। धीरे 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 सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। अतः पॉलीफेज में जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अपने परिचर्चा की है, उन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा। एंड में अपन और आगे बढ़ते हैं तो एक और आता है जिसका नाम आपने सुना हो तो बैलेंस लोड। क्या आता है? बैलेंस लोड, ठीक है। बैलेंस लोड मतलब संतुलित भार। बैलेंस लोड का मतलब क्या होता है? संतुलित भार। और एक और होता है जिसको बोलते हैं अनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस लोड मतलब असंतुलित भार। एक तो संतुलित भार होता है और एक असंतुलित। तीनों फेज प्रणाली में यदि 3 फेज पावर फैक्टर तथा
ठीक है, देखना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी परिभाषा। तीनों फेज प्रणाली में, तीनों फेज प्रणाली में यदि त्रिफेज, यदि तीनों फेज फेजों प्रणाली में यदि तीनों फेजों है ना का पावर फैक्टर शक्ति गुणांक, किसकी बात कर रहा हूं मैं, शक्ति गुणांक तथा गुणांक, ठीक है, शक्ति गुणांक तथा आईपी जानते हो आप, आईपी, हाँ, फेज पावर। यहाँ पर क्या होगा, फेज करंट क्या होता, तथा फेज करंट या लाइन करंट, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, लाइन करंट, ठीक है, दोनों लाइन करंट के समान हो तो वह संतुलित लोड कहलाता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाता है कि भाई किस तरह से। तो यहाँ पर शक्ति गुणांक तथा क्या होता है, देखिए यहाँ पावर फैक्टर क्या बता रहा हूँ, तीनों फेज प्रणाली में, त्रिफेज प्रणाली, यदि तीनों फेजों में शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर तथा फेज करंट या लाइन करंट, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, जब समान हो तो इस केस को जो बोलते हैं तो संतुलित लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित। तो यहाँ पर जो कंडीशन आती है इस तरह की आती है तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लोड। और बैलेंसिंग लोड की जो कंडीशन है वो आपके सामने इस तरह से, इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर पावर फैक्टर जो बात करते हैं तो पावर फैक्टर तो आपका है ही, अगर ये इसके सेम कंडीशन में आ जाता है, समान किसके, या तो क्या होता है कि ये आई पी या फिर किसके आ जाता है, आई एल। अगर ये कैसे समझ में आता है तो फिर समझो कि वो क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन है। क्या है, बैलेंस, संतुलन की स्थिति है यहाँ पर। तो ये चीज़ अपनी बैलेंसिंग में आ जाएगी, बैलेंसिंग लोड, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं असंतुलित में क्या है, सेम की सेम परिभाषा, तीनों फेज क्या होता है, तीनों फेज, देखो ऊपर देखो जो लिखा रहा वही लिख रहा हूँ, अंतर देखना, फेज प्रणाली में कोई भी जो आपको विशेष अंतर दिखे देख लेना। प्रणाली में यदि, अभी यहाँ तक तो कोई बदलाव कर ही नहीं रहे अपन, ठीक है, यदि, ठीक है, तीनों फेजों को, यहाँ पर ध्यान देना, तीनों फेजों को यहाँ से लिख देता हूँ, तीनों फेजों के समान होने हो तो, यूँ लिख दो आप, हो तो। अब यहाँ पर देखिए हो तो वह, अब ध्यान रखना यहाँ पर देखिएगा दो चीजें हैं यहाँ पर, तीनों फेजों, छोड़िए यहाँ पर, तीनों फेज प्रणाली में यदि तीनों फेजों के शक्ति गुणक पावर फैक्टर तथा, देखना, तथा फेज करंट को अपन यूं भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, आईपी या आई एल, या एक कंडीशन में एक ही होगी, आई एल के भिन्न, यहाँ पर देखो अंतर क्या है, एक ही चीज है, भिन्न दो चीज हो तो वह असंतुलित कहलाती है, लोड कहलाता है। मुझे पता है कि ये चीज़ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही,
इसमें और इसमें एक चीज़ का अंतर है, वो है यहाँ ये भिन्न भिन्न जो वर्ड लिखा हुआ ना, इसमें अगर भिन्न भिन्न वर्ड अगर आ जाता है, अलग अलग कंडीशन अगर आपके सामने उभर करके आती है, तो फिर सीधे समझो अनबैलेंसिंग। जैसे समान नहीं है, असमान है, भिन्न भिन्न है, तो इसका मतलब ये स्थिति अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये स्थिति न लगे तो सीधा कहाँ जाओगे, अनबैलेंसिंग में आ जाओगे। तो ये चीज़ आपको देखना। तो बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग आप अच्छी तरह से जानते हो। तो इस तरह से एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पर क्लियर करके समझाया, पढ़ाया, लिखाया, और आपने सबने लिखा बड़े मन से, तन से, एक एक चीज़ को क्लियर करा। पर आपको देखना, बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, क्योंकि अगर लक्ष्य प्राप्ति है तो आसानी से मंजिल नहीं मिलती, और मंजिल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाइयों। और जो भी सफल हुआ ना, उसके कोई छाप तो छोड़ी है जीवन में। सफलता का कोई न कोई तो रहस्य है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। आप समझते हो कि कोई भी चीज़ अपन कर लिया हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी रही, लगातार आप साल भर 6 महीने तक पढ़ो ना, यकीन के साथ कर रहा हूँ, गॉड भी आपको नहीं रोक पाएगा नौकरी लगने से। और नौकरी चाहे 2 आए 10 आए वैकेंसी, उसी में आप निकल जाओगे। वैकेंसी की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपका लक्ष्य अगर दृढ़ है, आत्मविश्वास है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो यकीन मानिएगा कि आप एक दिन जो है ज़रूर सफल होगे। देर है अंधेर नहीं है, प्रत्येक जगह यही रूल है, ठीक है। तो आपके लिए वैकेंसी आएगी, कम आए ज़्यादा है वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन वैकेंसी आती रहती है। और आपके लिए जो भी मौका आया ना, उसको मत घुमाओ, लग जाओ, पूर्व से लग जाओ। जब आप ITI करते हो तभी लग जाओ। मेरे तो ये भाई है कि आपके जो भी भाई बंधु है, मित्र, दोस्त, उनको ये बोलो कि ITI टाइम से ही वो कंपटीशन में लग जाए, तो 2 साल उनके वो काम आ जाएंगे। आई थिंक ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि मकसद एक हो, लक्ष्य एक हो, तो सफलता संभव। इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा है कि यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो उस चिड़िया से कैसे बना घोंसला, चिड़िया बोली उड़ान भरनी पड़ती है, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आप भी तिनका तिनका उठा करके, कलेक्शन करके, और एक दिन सफल हो जाओगे और आप सुकून भरी जिंदगी जी पाओगे। क्योंकि आज का युग अर्थ युग है, अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। इसलिए इसी अपेक्षाओं के साथ में अपन फिर से मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप नए दोस्त आए हो तो बेल बटन को दबा लीजिएगा, घंटी बजा दो, जिससे कि आपको समय समय की अपडेट मिलते रहे। और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो कम से कम इसको 10 से 15 व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भेज दो। यकीन मानिए आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, और आपके भाइयों को, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को इस वीडियोज का लाभ मिल सकता है, जिससे वो आपसे हमसे जुड़ सके, अपडेट रह सके। ये छोटा सा काम आप बिल्कुल निस्वार्थ भावना के बिना कोई खर्च के आप करोगे। इतनी मैं अपेक्षाओं के साथ में यहीं आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।